सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछला जो मेंस हुआ था 2023 का, उसके मेंस के एमसीक्यू देखेंगे, और वो भी आपका पेपर 3 का हिस्ट्री का थोड़ा डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी धुमकुड़िया में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्लस मेंस के एमसीक्यू ये साथ चलाया जा रहा है, तो अगर चाहें तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के एमसीक्यू का काफ़ी अच्छा रोल है एग्ज़ाम में, क्योंकि 80 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 160 नंबर, तो काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर आप 70 प्लस करते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 15 जेपीएससी का क्लासेस भी जो हैं वो जारी हैं, और कल टेस्ट होने वाला है। हर वीकली टेस्ट जो है अभी आपका लिया जा रहा है, तो एक तरह से कहा जाए तो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है, इसीलिए धुमकुड़िया का सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर का भी जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है कल से, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका है, पूछा गया था कि बेरीगाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगुकच्छ के रूप में पहचाना गया, किस नदी के मुहाने पर है? तो बेरीगाजा जो कहा जाता था ये यूनानी नेम है, ये आपका जो है यूनानी नेम है। एक किताब थी जो ग्रीक रोमन में है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसी में ये नाम मिलता है। ये पहली शताब्दी के आसपास का है, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का है। उसी में जो है आपको बेरीगाजा का नाम मिलता है, और बेरीगाजा जो है नर्मदा नदी के किनारे है, ये गुजरात में है बेरीगाजा, और खंबात की खाड़ी में है। तो ये आपका राइट आंसर है नर्मदा। दूसरा, जेपीएससी में धुमकुड़िया का सक्सेस रेट इस बार भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2025 में 50% छात्र उत्तीर्ण रहे। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2023 में 100% कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे हैं, और रेगुलर पीटी 2025 में 70% छात्र उत्तीर्ण रहे। वहीं जेपीएससी एफआरओ मेंस में जो छात्र जुड़े हुए थे उसमें 50% सक्सेस रहे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन रहा है। और आने वाले समय में भी धुमकुड़िया अपने इस सक्सेस रेट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अगला सवाल आपको उसी तरह से है कि निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में कौन अपने आकर्षक अनूठे जल संचयन एवं प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो जैसे आपका ये धौलावीरा इसका आंसर है, और धौलावीरा वो स्थल है जिसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है यूनेस्को ने। और अगर मतलब भारत के हड़प्पियन साइट में देखें तो धौलावीरा है जिसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है यूनेस्को ने। इसमें कई खूबियां हैं धरोहर में आपके धौलावीरा को लेकर। जैसे ये तो जाना ही जाता था आपको जल संचयन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वहाँ पर कई तालाब मिले हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा ये इकलौता शहर है जहाँ पर शहर का जो योजना है वो आपका 3 स्तर का है। जैसे सामान्यतः जो भी हड़प्पा के शहर है वो 2 भागों में बटे हैं, ऊपरी और निचला स्तर, लेकिन धौलावीरा में जो विभाजन है वो 3 स्तर मिलता है, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। इसके अलावा धौलावीरा में जो हड़प्पा के 10 चिन्ह जो बड़े बड़े हैं, जो एक तरह से माना जाता है कि हो सकता है उस टाउन के नाम का चिन्ह हो, तो वो पट्टिका भी यहीं धौलावीरा में ही मिली है। उसके बाद आते हैं सोनधर। सोनधर जो है ये आपको एक तरह का लोन है। सोनधर आपका एक तरह का लोन है किसानों के लिए, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा किसानों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो लोन शुरू किया था ये राज्य ऋण था, मतलब राज्य की ओर से दिया जाता था।
काफ़ी अच्छा काम था उसके हिसाब से देखा जाए तो। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने बंजर भूमि खेती को योग्य बनाने के लिए अलग से कृषि विभाग का स्थापना किया था और इसका नाम रखा गया था दीवाने अमीर ए कोही, ये इसका नाम रखा गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमीर ए कोही भी याद रखिए। उसके बाद आते हैं शिवाजी। शिवाजी जो है आपके निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि का जो उगाही करते थे उसका क्या है, आखिर इस राशि को किस नाम से जाना जाता है। शिवाजी के निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि के उगाही की व्यवस्था कर अपने आय में बढ़ोतरी की इस राशि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है चौथ था। चौथ उपज का 1/4 लिया जाता था कि शिवाजी के आसपास के जो क्षेत्र थे इनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए जो है शिवाजी द्वारा जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में 1/4 उपज का टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा शिवाजी चूँकि अपने क्षेत्र में सबसे बड़े थे इसलिए वो लेते थे सरदेशमुखी। ये भी एक टाइप का टैक्स था जो कि अपने क्षेत्र में लिया जाता था, अपने आप को सबसे बड़ा सरदेशमुखी होने के कारण, सुप्रीम हेड होने के कारण, और ये आपका उपज का 10% था। एक बहुत ही फेमस शिवाजी के सचिव रहे हैं अन्नाजी दंतो। अन्नाजी दंतो जो है इन्होंने शिवाजी के लैंड सिस्टम को बदला, जो रेवेन्यू रिफॉर्म किया और साथ ही साथ इन्होंने भूमि सर्वेक्षण भी किया था। तो ये काम इनका जो है काफ़ी फेमस रहा है, खासकर शिवाजी के समय में अन्नाजी दंतो का लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म और लैंड सर्वे को लेकर भूमि सर्वेक्षण, उसी के हिसाब से जो है फिर आपको टैक्सेस लिए जाते थे। अगला सवाल आपका है कि हिंदू जो है आपका विडो रीमैरिज एक्ट, ये आपका जो है कब आया। तो जैसा कि आपको पता है इसको लाने में सबसे बड़ा योगदान था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ये 56 में आया था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका योगदान था। इन्होंने कलकत्ता में जो है काफ़ी लोगों को इस और मोड़ा और उसके बाद 1000 से ज़्यादा करीब साइन करवाए गए थे और फिर वो दिया गया था पिटिशन, उसके बाद ये लाया गया था। इसका ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था ये डलहौजी के समय हुआ था, लेकिन ये एक्ट जो लागू हुआ वो कनिंग के समय में लागू हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये ड्राफ्ट तो बना था डलहौजी के समय में इसको, लेकिन जब ऑफिशियली ये पास और लागू हुआ वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला देखते हैं, वायसराय को लेकर सवाल है आपका अगला। तो 1942 में जो है जो आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस समय कौन वायसराय थे, और उस समय जो वायसराय थे 1942 में आपको, तो वो वायसराय सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम से है, लॉर्ड लिनलिथगो। ये सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे हैं 1936 से 1944 तक। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम जो है ये वायसराय के पद पे रहे हैं। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय ऑफ इंडिया यही है। इन्हीं के समय में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था। इसके अलावा भी कुछ वायसराय अगर हम लोग 1940s के बाद देखें तो जैसे लॉर्ड कर्जन, इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, पार्टीशन। उसके बाद लॉर्ड मिंटो सेकेंड, इनके समय में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो लाया गया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया था मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम के अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे जिनके समय में कैपिटल कोलकाता से दिल्ली लाया गया। उसके अलावा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनके समय में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया था और जिसमें डायरकी भी था, ड्यूअल गवर्नमेंट। इसके अलावा रॉलेट एक्ट आंदोलन, जलियांवाला बाग,
ये सब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। लॉर्ड रीडिंग जो है वो आपके इकलौते यहूदी वायसराय रहे हैं भारत के, और इन्हीं के समय चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था। स्वराज पार्टी भी इन्हीं के समय बना था। इसके अलावा लॉर्ड इरविन भी जो है काफ़ी फेमस, इनके समय में साइमन कमीशन आया था। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था 1931 में, इन्हीं के समय आया था। और इसके अलावा गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था वो भी इरविन के समय में ही हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन इनके समय में 1935 का भारत अधिनियम बनाया गया था, और पूना पैक्ट गांधी और BR अम्बेडकर के बीच भी जो है आपका इन्हीं के समय, लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। फिर हम लोगों ने जैसे देखा लॉर्ड लिंटन को, इनके समय में 1942 का जो आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्रिप्स मिशन रिजेक्ट किया गया था, तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। वर्ल्ड वार भी हुआ था। लॉर्ड वेबल इनके समय में वेबल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन भी लॉर्ड वेबल के समय में, ये सारा कुछ हुआ था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए, अंतिम जो थे भारत के, ये लास्ट वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय थे भारत के, और ये पहले गवर्नर जनरल थे आज़ाद भारत के। और इन्हीं के समय 3 जून का जो प्लान लाया गया था, माउंटबेटन प्लान, और उसी को एग्जीक्यूट करके जो है भारत में फिर इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये आपका रहा है। अब आते हैं महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी का सवाल बड़ा सिंपल है कि आखिर इसमें से कौन सा महात्मा गांधी के साथ रिलेट नहीं करता है। तो उनके जो पत्रिकाएं हैं, पत्र जो हैं, उनके बारे में है। तो केसरी जैसे कि हम लोग जानते हैं ये तिलक से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों जो है आपके वो महात्मा गांधी से है। जैसे हिंद स्वराज 1909 में पब्लिश हुआ था, ये बुक है जो 1909 में आपका जो है पब्लिश हुई थी, हिंद स्वराज। इसके अलावा भी कई किताबें आई हैं गांधी जी की, जैसे सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, या फिर आपको जो है इसके अलावा था आपको जो आपका ट्रूथ पर जो एक्सपेरिमेंट था, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये भी उनका आया हुआ था। उसके बाद आपका यरवड़ा मंदिर, जब वो जेल में थे उस समय, और कई जो है वीकली इस तरह के जनरल और न्यूज़पेपर थे, जैसे आपका इंडियन ओपिनियन 1903 से 1915 के बीच चला था। उसके अलावा आपका हरिजन, ये 1933 से 56 के बीच चला। इसके अलावा नवजीवन भी था, और यंग इंडिया ये भी रहा है इनका, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला आते हैं कि कौन से नेता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण कराने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें वल्लभ भाई पटेल है, इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है भारत को भारत बनाने में। लेकिन जैसे इसके अलावा जैसे आपका विनोबा भावे, तो विनोबा भावे को हम लोग जानते हैं नेशनल टीचर ऑफ इंडिया के तौर पर, और ये पहले सत्याग्रही थे 1940 में, गांधी जी के पहले सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। भूदान आंदोलन भी जो है आपको विनोबा भावे के द्वारा ही किया गया था, इन्हीं के ही में। इनको बाद में भारत रत्न, रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये सब अवार्ड मिले थे। जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक कहा जाता है, इन्होंने 1942 में हजारीबाग जेल से भागे थे उस समय, और उसके अलावा इन्होंने उस समय आज़ाद दस्ता, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा इन्होंने आपके आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, इन सब के साथ में मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका भी गठन किया था। और 1974 में ये विशेष तौर पर जाने जाते हैं टोटल रिवॉल्यूशन के लिए, संपूर्ण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र को तो जानते ही हैं आप, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिनको नेताजी कहा जाता है। और ये इनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे सुभाष चंद्र के, वो आपके थे चित्तरंजन दास जो है आपके इनके पॉलिटिकल मेंटर रहे हैं। इसके अलावा 1938 हरिपुरा सेशन,
और 1939 त्रिपुरारी सेशन, इन दोनों में चुने गए थे। ये कांग्रेस के 1938 हरिपुरा सेशन और त्रिपुरारी सेशन में जो है गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा कर इन्होंने जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। 1938 में ही इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, जिसका हेड जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके बाद ये 1942 में कलकत्ता से भाग गए और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, उसकी कमान सिंगापुर में संभाले। उसका गठन किया था मोहन सिंह ने। बाद में इन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या फिर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनको सरदार भी कहा गया था, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह के समय में जो है आपको महिलाओं ने इनको सरदार कहा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल। 562 रियासतों को एक करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। इसके अलावा जैसे हैदराबाद को शामिल करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया था। इनको सिविल सर्विसेज के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने आपके जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्टील फ्रेम कहा था। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। मुंडा उलगुलान, तो ये आपका बिरसा मुंडा का है। उलगुलान एक्चुअली में 2 पार्ट में बांटा जाता है बिरसा मुंडा के आंदोलन को। पहला पार्ट आपका जो था 1895 का, ये सोशलिस्ट और रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला फेज़ रहा है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का। सेकेंड जो आपको 1899 से 90 तक ये क्रांतिकारी और राजनीतिक आंदोलन रहा है बिरसा मुंडा का, इसको उलगुलान कहा जाता है। दामिनेको किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको संथालों से जुड़ा हुआ है। दरअसल दामिनेको एक क्षेत्र बनाया गया था, जिसके माल पहाड़िया और पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे, उनसे संथालों को सुरक्षित बसाने के लिए कृषि क्षेत्र का एक तलहटी में, पहाड़ियों के तलहटी में दामिनेको का सीमांकन करके संथालों को वहाँ बसाया गया था। तो ये आपके हिस्ट्री के सवाल हैं 2023 के। और अगर आप चाहें तो मेंस आंसर राइटिंग और आपका मेंस MCQ में शामिल हो सकते हैं। आप धुमकुड़िया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद। हुआ धुमकुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर।